नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं में अंक क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं। जो आप आज का वीडियो है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसी से आगे, यानी परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती हैं। तो ये चर्चा हम आज की क्लास में करते हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा हमारी आज की पहली संख्या है वो है हमारी जो हमारी आज की पहली संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या। ठीक, तो बात करते हैं परिमेय संख्या। अंग्रेजी में इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कौन सी संख्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ऐसी संख्याएं जिनको आप भिन्न के रूप में रखेंगे, अर्थात जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिभाषा की बात करेंगे तो प्रत्येक बुक में या जहां पर भी मिलेगी, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के फॉर्म पे लिखेंगे और यहाँ वर्ड यूज होंगे वेयर P and Q are the integers, also Q is not equal to 0। ये होती है हमारी परिभाषा किसकी? परिमेय संख्याओं की। ये यानी ऐसी संख्याएं जिनको आप किस फॉर्म पे लिखेंगे? P/Q के फॉर्म पे लिखेंगे और आगे कंडीशन दी हुई है, शर्त दी हुई है कि P तथा Q आपके इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं हों और Q का मान कभी भी शून्य ना हो। तो पहली हमारी संख्या क्या हो गई? हमारी ये परिमेय संख्या। बात करते हैं जो इसी के साथ में दूसरी संख्या होती है, यानी अपरिमेय संख्या। अंग्रेजी में इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, आपने इसको देखा, परिमेय को देखा कि जिस संख्या को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। अर्थात अपरिमेय उसको कहेंगे जो संख्या परिमेय नहीं होगी। जो संख्या आपकी परिमेय नहीं होगी, यानी परिमेय कौन सी थी? तो P/Q के फॉर्म वाली ये परिमेय थी। तो यदि इस फॉर्म पे किसी संख्या को नहीं लिखा जा सकता है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, यह हुई दोनों की परिभाषा। फिर से समझिएगा मित्रों, परिमेय संख्या जिन संख्याओं को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कंडीशंस आपको याद रखनी है। दो शर्तें हैं। पहली, P तथा Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान कभी भी शून्य ना हो। दूसरी संख्या हमारी होती है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं, अर्थात जिन संख्याओं को आप P/Q या P/Q के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? बात करते हैं उदाहरण की। इस पे आपके उदाहरण प्रत्येक भिन्न आ जाएगा, या मैं यूं कहूं कि जो ऐसी संख्याएं जो आपके अंश और हर के 1/2, 2/3, 3/4, 4/3, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं होती हैं? आपकी परिमेय हैं। आप इनको ये भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं होती हैं? हमारी परिमेय। लेकिन अपरिमेय कौन सी होती हैं? रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, या जितने भी हमारे नियतांक होते हैं, चाहे वो गणित में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में, यानी किसी भी विषय में जो नियतांक कांस्टेंट राशियां प्रयोग की जाती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 2-3 बिंदु यहाँ से महत्वपूर्ण है, तो उनकी चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ कि आपकी आगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए, मैंने आपको परिभाषाएं बता दी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की। 2-3 बिंदु आपको यहां से अपनी परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। पहला बिंदु क्या है? पहला महत्वपूर्ण बिंदु
यानी ऐसे आप लिखेंगे, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, यह सदैव कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी वो आपकी कौन सी संख्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है। क्लियर? ये पहली चीज याद रखना है। दूसरे शब्दों में आप इसी को कह सकते हैं, वर्गमूल के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल में समझेंगे। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका आप वर्गमूल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 9 को यदि आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे में कितना? 3। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस का 3, यानी ये आपका इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, अर्थात ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। यहीं विपरीत बात करूंगा कि रूट के अंदर 3, अब आप सभी को पता है कि जो रूट के अंदर 3 है इसका वास्तविक वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। हम लोग गणित में प्रयोग या गणना के लिए इसकी वैल्यू तो निकालते हैं, पर क्या वो वास्तविक होती है? वास्तविक नहीं होती। अतः इसका जो मान होता है वो नियर एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए ये कैसी संख्या होती है हमारी? तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? तो यहाँ से आपको दो चीज़ें निकलेंगी या दो तरीके निकल के आएंगे। पहला, क्या वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग मतलब परिमेय संख्या, वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं होगा मतलब वो अपरिमेय संख्या। तो ये पहला बिंदु आपको याद रखना है। दूसरे की बात करता हूँ मैं। जो दूसरा बिंदु होता है कि ऐसी संख्याएं या वह संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, वो सदैव कैसी संख्या होती है? तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं। यहां से आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्गमूल के अंदर संख्याएं दे दी जाएंगी और उसमें पूछ लेगा निम्नलिखित में से परिमेय है या परिमेय नहीं है, तब आपको ध्यान देना है। क्लियर है? बात करते हैं, अभी आप सभी को पता है कि एनटीपीसी सीबीटी के जो एग्जाम हुए हैं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न मुझे थोड़ा सा यहाँ का याद है, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन दिया था, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसके ऑप्शन में। पहला ऑप्शन दिया था रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया था आपका बी नंबर में रूट के अंदर 900। तीसरा ऑप्शन दिए था यानी सी नंबर जो आपका दिए था वो था रूट के अंदर 125। और चौथा ऑप्शन जो आपका दिए था यानी डी नंबर दिए था रूट के अंदर 12.96। ठीक, अब मित्रों इसकी चर्चा करते हैं या बात करते हैं कि जो मैंने अभी आपको सिद्धांत बताया क्या वहाँ से प्रश्न ऐसा बनेगा? बिल्कुल बनता है। आप सभी ने देखा कि जो एनटीपीसी का एग्जाम था वहाँ भी ये वाला प्रश्न पूछा गया था, यानी जो पहले दूसरे दिन का एग्जाम था वहाँ का ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने 2 लाइन लिखी, वहीं से आंसर आपका निकल आएगा। पहली लाइन क्या है? वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है मतलब परिमेय है। आपको निकालना क्या है या वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? तो परिमेय नहीं है। तो ये कैसी संख्या है? ये पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है? ये 30 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? यदि ये 30 का स्क्वायर होता है इसका मतलब ये हमारा संख्या परिमेय है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरी बात करते हैं कि दूसरा डी नंबर में 1200 यानी 12.96। तो यदि आप बात करेंगे तो ये 36 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 36 का। 2 अंक में दशमलव लगा है, इसका मतलब इसका मान हो गया 3.6 का होल स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आप सभी को पता है, या मैं इसको यहाँ सॉल्व करूंगा तो ये आप इसको ऐसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब रिजल्ट क्या आया? 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16। आप जोड़ेंगे दोनों को तो 16 में यदि आप 9 जोड़ेंगे तो रिजल्ट के रूप में आपका क्या मिलता है? 25। और 25 कैसी संख्या है? तो 25 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। अतः ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो नो डाउट कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी नंबर। आप इस संख्या को भी चेक कर सकते हैं, क्या 125 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है या नहीं होती। तो आपको पता है कि जो 125 है वो 5 का क्यूब होती है। यदि आप 3 बार 5 का गुणा करेंगे तो आपको 125 प्राप्त होगा। अतः इसका आंसर क्या हुआ? आपका सी नंबर हुआ।
तो यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे कि वर्गमूल के अंदर दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक होती है पूर्ण वर्ग और एक होती है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो यदि संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो आपकी क्या होगी, तब वो परिमेय होगी। यदि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी तब वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तब वो पूर्ण वर्ग जो नहीं होगी वो हमारी अपरिमेय संख्या होती। यहाँ तक आया समझ में? यदि यहाँ तक कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं इसमें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परिमेय संख्याओं को लेकर के 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। पहला मैंने बता दिया, एक वर्गमूल वाला, दूसरा होता है हमारा दशमलव वाला। दूसरा जो हमें महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ याद रखना है वो दशमलव प्रसार वाला होता है। आप सभी को पता है कि संख्याओं में जो भिन्न संख्याएं होती हैं उनको जब आप हल करते हैं तो उनका जो उत्तर या सरलतम मान निकलता है वो दशमलव के रूप में निकलता है। तो दशमलव में भी दो प्रकार के दशमलव होते हैं। एक होता है जिसमें अंकों की आवृत्ति होती है, एक ऐसा दशमलव होता है जिसमें अंकों की आवृत्ति नहीं होती है। तो बात करते हैं कि दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आप सभी जानते हैं, जैसे मैं लिख दूं कि 1/2, यदि आप इसका भाग देंगे तो यही सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि 1 में भाग देना है किसका, 2 का। यहाँ आपका भाजक क्या है, बड़ा है किससे, भाज्य से, अतः यहाँ दशमलव लगाया जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10, ये हुआ हमारा। तो ये आपने जो भागफल देखा ये पूरी तरह से भाग चला गया, यानी यहाँ अंकों की रिपीट नहीं हो रही या अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही। दूसरा यदि मैं बात करूँ 1/3, तब यहाँ फिर भाग देंगे 3, यहाँ 1 होगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, पुनः एक शेषफल। ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती। तो यहाँ आपने देखा कि जब आप भिन्न को यानी जो ऐसी परिमेय संख्याओं को आप सरल करते हैं तो सरल करने में जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला, अंकों की आवृत्ति हो रही हो, दूसरा अंकों की आवृत्ति ना हो रही हो। तो इसी की चर्चा हमें इसमें करना है कि क्या स्थितियाँ बनेंगी। तो पहली स्थिति बनती है कि आवृत्ति हो, पहला है आवृत्ति हो, और दूसरी स्थिति बनती है आवृत्ति ना हो। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। पहला होगा आवृत्ति हो, दूसरी स्थिति है आवृत्ति ना हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1/2 मतलब 0.5। क्या इसमें आवृत्ति है? इसमें आवृत्ति बिल्कुल भी नहीं हो रही, अर्थात इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा ये किस प्रकार की संख्या होगी, तो ये हमारी सदैव परिमेय संख्या होगी। ये हमारी कैसी संख्या होगी? सदैव परिमेय संख्या। यानी ऐसी दशमलव संख्या जिसमें अंकों की आवृत्ति ना हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बात करते हैं इसमें। अब आप ध्यान रखिएगा, जो आवृत्ति होती है वो दो प्रकार से होती है। पहली, अंक समान होगा, दूसरी अंक समान नहीं होगा, या मैं यूं कहूं कि भिन्न भिन्न अंक होंगे। पहले में अंक समान, दूसरे में अंक समान नहीं होंगे, समान ना हो। ठीक, ये आप दोनों को याद रखना है, या इन दोनों स्थितियों को याद रखना है कि एक होती है अंक जिसके समान होते हैं, एक होती है जिसके अंक समान नहीं होते। अंक समान होने का मतलब हुआ 1/3। 1/3 को आप लिखेंगे 0.333, ये आपका निरंतर चलता जाए। तो यदि ऐसी स्थिति बनेगी यानी अंक आपके क्या होंगे? समान होंगे, तो इसको हिंदी में बोला जाता है शांत दशमलव। ध्यान रखिएगा, जैसा मैं शांत लिख रहा हूँ वही शांत होता है। यहाँ ये वाला शांत बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, ये यहाँ पर गलत होता है। इसका मतलब होता है साइलेंस, और इस शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। इस शांत का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग। यानी जो अंक आपके जो शांत दशमलव संख्याएं होंगी वो सदैव किस प्रकार की संख्याएं होती है? तो वो सदैव परिमेय संख्या होती है। वो सदैव कैसी संख्या होती है मित्रों? तो वो सदैव हमारी परिमेय संख्या होती है। दूसरा, अंक समान ना हो, तो इसको बोला जाता है अशांत भिन्न। ये कैसी भिन्न होती है हमारी? ये अशांत होती है। और जो अशांत भिन्न होती है वो सदैव कैसी संख्या होती है? तो वो सदैव अपरिमेय होती है। कौन सी संख्या होती है? वो अपरिमेय होती है। ठीक, ये आपका दूसरा बिंदु था।
परिमेय अपरिमेयों को लेकर के। इसके पहले मैंने आपको एक बिंदु कौन सा बताया है, तो वो मैंने बिंदु बताया है आपको वर्गमूल वाला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग अगली चर्चा करते हैं। इसके बाद एक लाइन इसमें और आपको याद रखनी है, क्या? दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तीसरा बिंदु था। क्लियर? लिखा क्या है देखिए, दो परिमेय संख्या है, मैं कह रहा हूं 1/2 और 1/4, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो आपको याद रखना है इन दोनों के बीच में कैसी कितनी होंगी, तो कितनी आपकी अनंत परिमेय संख्या। अब आपकी परीक्षा में कभी कभी प्रश्न दो संख्याएं दे करके, दो परिमेय संख्याएं दे करके आपसे पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन है, क्या इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो एक मैं बड़ा थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ समझाऊंगा कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे या उस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लिखा क्या है। तो यदि दो संख्याएं आपकी लिखी हैं, कोई भी परिमेय संख्याएं, और उनके बीच में परिमेय संख्या आपसे पूछता है, तो उसको हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप दोनों संख्याओं को दशमलव में प्रसारित कर लें या सरलतम मान उनका दशमलव में निकाल लें, और जो आपके ऑप्शन दिए उनको भी मान दशमलव में निकाल के बड़े आसानी से उत्तर दे सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल या सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा, उसके बाद जब हम लोग अभ्यास करेंगे यानी जब हम प्रश्न हल करेंगे तो वहाँ मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए 13/15 तथा 19/25 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखिए मैं बात करता हूं, मैंने अभी आपको बताया कि इसको सबसे पहले आप इसका सरलतम मान निकालिए, यानी ये जो दो संख्याएं आपको दी हैं दोनों के सरलतम मान निकालेंगे और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। यानी सरलतम मान का मतलब हो गया आपको 13 में किसका भाग देना है, 15 का देना। यहाँ आप देख रहे हैं कि भाजक बड़ा है और भाज्य आपका क्या है, छोटा है, इसका मतलब दशमलव लगेगा, तो ये 130 बार। 15 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि 135 से ज़्यादा ना जाए, तो 15 अट्ठे 120 होता है। यहाँ 10 आया आपका यानी 100 हो गया, 15 छक्का 90, तो ये 90 हो गया। अब आपको इसको इतने में ही छोड़ लेना है, 2 अंक तक पर्याप्त तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि 13 बटे में क्या आपका 15, इसका मान आ गया 0.86। बात करते हैं दूसरे वाले का मान निकालते हैं, तो दूसरी जो वैल्यू दी है वो दी है 19 भागे में कितना 25। फिर यहाँ वही समस्या, भाजक बड़ा किससे, भाज्य से, तो आप क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे 10। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 सत्ते होता है 175। तो आपने देखा कि यहाँ 15 बच गया 0, 25 छक्का 150, तो ये आपका पूरी तरह से भाग चला। तो इसका जो मान आ गया 19 बटे में क्या है आपका 25, इसका मान आ गया 0.76। अब आपने देखा कि ये जो संख्याएं दोनों सरलतम मान निकल आए, तो जो 4 ऑप्शन आपके प्रश्न में दिए हैं या ऑप्शन दिए हैं 4, जिनमें से मान इन दोनों के बीच का होगा, जिस ऑप्शन का मान इन दोनों के बीच का होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके प्रश्न सॉल्व करने का तरीका है। दूसरा तरीका इसका फार्मूला वाला भी है, तो आगे मैं आपको फार्मूला वाला भी बताऊंगा। यहाँ तक आपको नोट रखना है या इसको याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यास तो हम लोग आगे करेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय के बाद अगली कौन सी प्रकार की या कौन सी संख्या होती है हमारी। तो अगली जो संख्या होती है वो हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। क्लियर? बड़ा छोटी सी परिभाषा। ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। जो इसके समुच्चय को लिखा जाता है वो n से डिनोट किया जाता है या n से व्यक्त किया जाता है। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी संख्याएं क्या होती हैं? ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद जैसे हम आगे चलेंगे तो दूसरी जो हमारी संख्या प्राप्त होगी या मिलती है हमें, वो होती है हमारी पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर। आपने यहां देखा कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं? तो 1 से हो रही हैं। तो फिर पूर्ण कहां से शुरू होगी? तो पूर्ण संख्या हमारी शुरू हो जाएगी 0 से। यानी पूर्ण संख्या को आप लिख सकते हैं क्या? 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं। यानी ऐसा समुच्चय जो 0 से चालू होता है, संख्याओं का वह समुच्चय जो 0 से प्रारंभ होता है और अनंत की ओर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका जो हम बनाते हैं तो W = होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी होती हैं क्या? पूर्ण संख्याएं। मित्रों आपने पढ़ा क्या, या साथियों आपने पढ़ा पहली प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं में ना तो शून्य सम्मिलित होता है, ना ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, और ना ही आपकी भिन्न संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, ऋणात्मक, भिन्न, ये तीनों संख्याएं सम्मिलित नहीं होती हैं। उसके बाद बात करेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का वह समुच्चय जो प्राकृतिक के साथ में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है। यानी ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर के अनंत की ओर जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक, या मैं यूं कहूं कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक तो होती ही होती हैं, उनके साथ में शून्य भी सम्मिलित होता है। तो फिर पूर्ण में होता क्या नहीं है? तो ना तो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ना आपकी भिन्न संख्याएं होंगी। आगे बात करते हैं कि अगली कौन सी संख्या होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम लोग अगली चर्चा करते हैं। अगली संख्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोला जाता है। ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक से प्रारंभ होकर के 0 से होते हुए धनात्मक की ओर जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक से प्रारंभ होकर के 0 से होते हुए धनात्मक जाती हैं, उन्हें हम कौन सी संख्याएं कहते हैं? उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूर्णांक को Z से भी डिनोट किया जाता है। Z से क्यों डिनोट किया जाता है? तो जो पूर्णांक शब्द देने वाले हैं या इन संख्याओं की परिभाषा देने वाले व्यक्ति थे, वो जर्मन वैज्ञानिक जेहलिन थे। कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक जेहलिन। ठीक, इस वजह से इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो हम इसको डिनोट करते हैं Z से। Z से डिनोट करेंगे डॉट 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 -2 -1 0 1 2, ये डॉट डॉट, ये हमारी क्या हो जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ये हमारी परिभाषा किसकी हो गई? पूर्णांक संख्या है। अब थोड़ा सा अंतर समझिए। प्राकृतिक 1 से प्रारंभ हो रही है, पूर्ण 0 से प्रारंभ हो रही है, पूर्णांक माइनस से प्रारंभ हो रही है। ठीक, आगे बात करेंगे तो अगली जो हमारी संख्या होती है वो कौन सी होती है? तो हमारी अगली संख्या हो जाती है अभाज्य संख्या। कौन सी हो जाती है? अभाज्य संख्या। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। ठीक, बड़ी छोटी सी परिभाषा। जिन संख्याओं के गुणनखंड नहीं किए जा सकते, जिन संख्याओं के गुणनखंड नहीं किए जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। या मैं यूं कहूं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। पहली परिभाषा, जिनके
गुणनखंड ना हो सके, यानी ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावा किसी से या किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं इनके एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे उदाहरण की बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, तो 2, 3 ये कैसी संख्या है? क्या 2 के गुणनखंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या 3 के गुणनखंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो ये संख्याएं क्या हो गई आपकी? 2 हो गई, 3 हो गई, उसके बाद आप कहेंगे 5, 9, या आपकी देखेंगे या 9 ना कहेंगे यहाँ बेटा, 7, 13, 19, 17, ये सारी की सारी संख्याएं, 89, ये सब की सब कैसी संख्याएं हैं? ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं के अलावा, स्वयं तथा एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती। यहाँ तक आया समझ में? हमने आज देखिए चर्चा भी क्या क्या कौन कौन सी की? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अगली जो हमारी प्रकार होती है संख्याओं में वो होती है सह अभाज्य संख्या। अगला कौन सा प्रकार होता है आपका? तो हमारा होता है सह अभाज्य संख्या। अगली जो हमारी संख्या होती है वो कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्या। ठीक। को प्राइम नंबर क्या होती? मतलब ऐसी संख्याएं जो क्या हो, जिनमें कुछ ना कुछ चीज कॉमन हो रही हो। सह का मतलब क्या होता है? जो साथ में, लेकिन अभाज्य हो। ध्यान रखिए, यानी ऐसी संख्याएं जिनका मासा, या मैं यूं कहूं जिन संख्या युग्मों का मासा, जिन संख्या युग्मों का मासा एक हो, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं। ठीक। ऐसी संख्याएं जिन संख्या युग्मों का मासा क्या होता है? एक होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। यहां तक आया समझ में? उदाहरण की बात करते हैं, 25, 36। देखिए ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य तो हैं। जो कैसी संख्याएं हैं? भाज्य तो हैं, पर यहां यदि आप देखेंगे 25 तथा 36 के मध्य में कुछ भी कॉमन नहीं है। या मैं यूं कहूं कि इनका मासा कितना आ रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का जो मासा होगा वो मासा इनका कितना होगा? 1 होगा। इसलिए ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी हमारी? ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अगली संख्या होती है हमारी भाज्य संख्या। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि अभाज्य संख्या जिन संख्याओं के क्या होते हैं? गुणनखंड नहीं हो सकते, तो भाज्य क्या हो जाएगी? जो आपके जिनके गुणनखंड हो सकते हैं। तो ये ऐसी संख्याएं कौन सी? जिन संख्याओं के गुणनखंड हो सकते हैं
वो आपकी कैसी संख्याएं होती हैं, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं के आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, उन्हें हम कौन सी संख्याएं कहते हैं, तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब जैसे उदाहरण आप कहेंगे 39, 900, 726 आदि। देखिए ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर किए जा सकते हैं। 1296, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनके क्या किए जा सकते हैं, गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अगली संख्या पढ़ते हैं। ठीक ठीक, आगे चर्चा करते हैं हम कि हमने भाज्य पढ़ लिया, इसका जो आगे संख्याएं होती हैं वो सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। अच्छा, सम और विषम दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। दूसरी तरफ विषम संख्या। ठीक है, एक तरफ सम संख्या, दूसरी तरफ विषम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, दोनों की परिभाषा कैसे निकालते हैं, एक लाइन में। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उनको क्या कहा जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तथा जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 तथा 9 होता है, उन्हें कौन सी संख्याएं कहते हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई संख्या है 3, 4, 3, 7, 9। मैंने अभी आपको बताया कि सम संख्या में इकाई अंक क्या होगा, तो सम संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। यानी जिन संख्याओं में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो गए तो वो सारी की सारी सम संख्याएं होंगी। जबकि जिन संख्याओं में या ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7 तथा 9 होंगे, वो सारी की सारी हमारी कौन सी संख्याएं होंगी, वो विषम संख्या। जैसे अब आपको इसको बताना है कि ये कौन सी संख्या है, तो हमें इस पूरी संख्या में 2 का भाग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम इसका अंतिम अंक उठाएंगे और उसको देखेंगे क्या उसके स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है। यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हमारी सम संख्या हो जाएगी। यदि 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो हमारी विषम संख्या हो जाएगी। क्लियर है, ये हुई। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में एक और संख्या है हमारे कंपटीशन में, या मैं यूं कहूं कि एक संख्या और है जिसे हम लोग रामानुजम संख्या कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए और यहां से हमारा जो संख्याएं होती हैं वो टॉपिक कंप्लीट होता है। तो रामानुजम संख्या, इसको अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं, रामानुजम ही बोलते हैं। तो रामानुजम नंबर, इस संख्या को देने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम भी क्या था, रामानुजम। इसी वजह से उन्हीं के नाम पर इस संख्या को क्या कहा जाता है, रामानुजम संख्या। अब होती क्या है रामानुजम संख्या, ऐसी संख्या जिसको तोड़ने पे 2 अलग अलग तरीकों से उनके क्यूब करने के बाद, मतलब 3 घात वैल्यू निकालने के बाद क्या किया जाए, वो संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। जैसे समझिएगा, मान लीजिए रामानुजम संख्या हमारे गणित में एक ही है, केवल एक संख्या है। वो कौन सी हमारी, 1729। 1729 कौन सी संख्या है, तो ये हमारी रामानुजम संख्या है। इसे हम रामानुजम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस संख्या को आप तोड़ के 2 तरीकों से 2 भिन्न भिन्न संख्याओं के क्यूबों का योग इसके बराबर होता है। जैसे आप लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। यदि आप इसको हल करेंगे तो पुनः आपको मिलेगा 1729। इसी तरह यदि आप लिखेंगे 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो भी आपको क्या मिलेगा, 1729। यानी क्या निकल के आया रिजल्ट, गणित में एकमात्र रामानुजम संख्या, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, रिजल्ट हमारा क्या निकल के आता है, ऐसी संख्याएं जो, या ऐसी संख्या जिसको 2 भिन्न भिन्न तरीकों से क्या किया जा सके, तोड़ करके क्यूब करने के बाद पुनः जोड़ने से वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो हमारी क्या होती है, रामानुजम संख्या होती है। ठीक, यहां तक हमारी संख्याओं के कॉन्सेप्ट क्या हुए, क्लियर हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम कुछ चर्चा करते हैं।
ठीक, यहाँ जो हमें इनमें कुछ चीज़ें याद पढ़नी है वो कौन कौन सी उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहला बिंदु, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये सबसे पहला बिंदु है। ठीक, अब मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको परिभाषा पढ़ाई होगी तो मैंने बताया होगा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से प्रारंभ होती है। तो इसका मतलब यदि जहाँ से प्रारंभ होगी तो वो सबसे छोटी होगी। तो यानी जो सबसे पहला प्रश्न वो हमारा पॉइंट आया या विशेषता निकल के आई, वो कौन सी निकल आई कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है। दूसरा बिंदु क्या होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। मैंने जब आपको पढ़ाया होगा तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से प्रारंभ होती हैं। तो यदि 0 से प्रारंभ होंगी तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी हो जाती है 0। क्लियर, ये दूसरा बिंदु है। मैंने तीसरी आपको संख्या क्या पढ़ाई थी, पूर्णांक संख्याएं। तो यानी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। अब इसको समझिए थोड़ा सा बेटा। मैंने जब आपको पूर्णांक संख्याएं पढ़ाई थी तो पूर्णांक संख्याओं में हमने क्या देखा था कि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक भी होते हैं, शून्य भी होते हैं और आपकी धनात्मक भी होती है। आप सभी को पता है या आप ये जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि उसके पहले ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है, वो जितनी संख्या बड़ी होगी वास्तव में तो ऋणात्मक होने की वजह से वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाती। अर्थात यानी जो आपकी पूर्णांक संख्या सबसे छोटी है इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब ध्यान रखिए, मैंने तीनों में छोटी की ही बात की, क्या तीनों में अभी बड़ी की बात की? बिल्कुल नहीं की है। तो यदि आपके तीनों में बड़ी की बात आ जाए, चाहे वो आपकी प्राकृतिक हो, चाहे वो आपकी पूर्ण हो, चाहे वो आपकी पूर्णांक हो, तीनों में बड़ी संख्या को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसको भी आप लिख सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक या पूर्ण या पूर्णांक संख्या। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी इसको भी आप ज्ञात नहीं कर सकते। ये मैंने अभी आपको 4 बिंदु लिखाए या 4 बिंदु बताया। ये चारों बिंदु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक, खास करके ये दोनों प्रश्न तो कई बार आपके कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, इनको आपको याद रखना होगा। ठीक, पहला बिंदु क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको अंतर इन्हीं पे देना है। ठीक, तो हमने देखा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अब जब भी बात बड़े की आएगी, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो हमारी पूर्ण हो, चाहे वो हमारी पूर्णांक हो, तब हमारा उत्तर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं कुछ बिंदुओं की। हाँ, अगला बिंदु देखिएगा। अगला बिंदु है 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है हमारी? एक परिमेय संख्या है। कैसे? यदि आप लिखेंगे 0/1, इसका मान 0 होता है। 0/1 का मान क्या होता है? 0 होता है। अब मैंने आपको जब परिमेय पढ़ाया होगा तो परिमेय संख्या में मैंने बताया होगा कि P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक, मतलब Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, P का मान शून्य है तो कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ आपने देखा Q का मान शून्य नहीं है और P अपान Q के फॉर्म में लिखी है, अर्थात हमारी जो शून्य है वो क्या संख्या होती है, कौन सी संख्या है, तो शून्य हमारी एक परिमेय संख्या है। अगला बिंदु जो हमारा 1 होता है तो ये ना तो भाज्य है, ना भाज्य, ना ही अभाज्य संख्या। ठीक, यानी हमारा जो 1 है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, ये एक बिंदु आपको याद रखना है कि जो हमारा 1 होता है ना तो ये हमारी भाज्य संख्या है और ना ही ये हमारा ये अभाज्य संख्या है। ठीक, आगे चर्चा करेंगे तीसरे बिंदु की। सबसे छोटी अभाज्य या सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे यहाँ 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे चाहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे, दोनों का हमारा जो उत्तर होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 2 ही होता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। हाँ, अगले बिंदु की चर्चा करेंगे। ये अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये होती है हमारी 3। ठीक, ध्यान रखिए ये जो मैं आपको विशेषताएं लिखा रहा हूं इनको आपको याद रखना अपने कंपटीशन के लिए। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 3 होती है। ठीक, अगला बिंदु 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या ये कितनी होती है आपकी, तो ये हमारी होती है 25। अब आप इनको निकाल सकते हैं। ठीक, ये मैंने निकाला है या मैंने इस पे काम किया है तो मुझे पता है, तो मैंने आपको सीधे बता दिया कि आपके यदि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछता है तो आप इसको सीधे याद रख सकते हैं कि 1 से 100 तक के मध्य में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कुल हमारी 25 होती हैं। आगे बात करेंगे ठीक कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक, तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 4, यानी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है हमारी, 4 होती है। आगे इसमें एक बिंदु और है क्या, कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो हमारी 9 होती है। ठीक, जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, 9 होती है। एक बिंदु और यहां पढ़ेंगे और विशेषताओं को लेकर के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। क्या है अगला, ठीक, 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं, तो ये होती हैं आपकी 74। ये कुल कितनी होती है आपकी, 74 होती। ठीक, देखिए मैंने यहाँ 5 बिंदु लिखे हैं, उनकी थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, फिर आगे अगले वीडियो पे या अगली क्लास बात करते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, पहला सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 होती है। फिर आगे बात करूंगा 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 100 तक कुल आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आगे बात करेंगे कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो हमारी 4 होती है, यानी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, 4 होती है। आगे बात करूंगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारी 9 होती है। आगे बात करेंगे 1 से 100 तक कुल भाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो कुल मिलाकर के 74 संख्याएं ऐसी हैं जो भाज्य होती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया कि अभाज्य कितनी है, 25, तो 25 और 74 कितने हो गए, 99 यानी 99। तो यहाँ तो बात हो रही है पूरी 100 संख्याओं के। तो थोड़ा सा यदि आप पीछे वीडियो को देखेंगे तो मैंने अभी कहीं पढ़ाया है या कहीं विशेषता लिखी होगी कि एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती। तो 100 में यदि एक संख्या को हटा दिया जाएगा तो कितनी बचेंगी, 99 बचेंगी। तो 99 यहाँ जोड़ने से आता है।
क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं या अगले टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक।